Once again, good morning to all of you. Class 11th, Economics, Chapter 2, Indian Economy, 1950 to 1990. In our previous webinar, हमारे पिछले वेबिनार में हमने डिस्कशन किया था द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसके तहत हमने देखा सबसे पहले बिटवीन 1968, 69 to 70, when Indira Gandhi was the Prime Minister of India, she headed the country, she started Green Revolution. Green Revolution की शुरुआत मेनली द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, राइस एंड पल्सेस. खास हम प्रोडक्शन कर रहे थे व्हीट का, राइस का और पल्सेस का. हमने इसके अंदर सबसे पहले मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करी, जिसमें थ्रेशर, क्रेशर, अलग एलिवेटर्स, अलग अलग टाइप के मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसको आप यूज़ कह सकते हैं. इट इज़ रन बाय इधर इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल डीजल ट्रैक्टर. फिर हमने देखा यूजेस ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, जो स्पेशली मॉडर्नाइज होते हैं, जो मॉडिफाइड होते हैं, वो सीड्स हमने यूज़ करे. कम सीड्स, कम मात्रा के सीड्स में भी ज़्यादा हमको मिल जाता है प्रोडक्शन. इसी के साथ साथ हमने केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करा विच इम्प्रूव्स द बल्की आप कह सकते हैं, जिसमें बल्कि वी हैव गॉट प्रोडक्शन, बल्कि प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन. यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स, यूजेस ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स. अब बात आती है, क्वेश्चन आता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन क्यों करा गया. सबसे पहला था, ग्रीन रिवोल्यूशन का एक कारण ये था कि वी वर फेसिंग स्कार्सिटी ऑफ फूड. वी वर फेसिंग स्कार्सिटी ऑफ फूड, मेनली फूड क्रॉप्स, मेनली व्हीट, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का. तो क्वेश्चन आता है कि सर ग्रीन रिवोल्यूशन चालू हुआ तो क्या इंसेंटिव या क्या एक प्रकार से सहायता दी गई. इंसेंटिव या सहायता, तो एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं इंसेंटिव, है ना. अगर मैं कहता हूँ कि मैं आपको इंसेंटिव दूंगा अगर आप ऐसा काम करते हैं, तो इंसेंटिव मतलब एक प्रकार का बेनिफिट, एक प्रकार का डिस्काउंट, जिसको मैं कह सकता हूँ डिस्काउंट, कि 100 रुपये की चीज़ आपको 70 रुपये में मिलेगी. सो दैट स्पेसिफिक वर्ड, ये जो स्पेसिफिक वर्ड है जो हमने ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान सुना था, इंसेंटिव या डिस्काउंट या बेनिफिट, जो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे दे सकते हैं, जो हम HYV सीड्स पे दे सकते हैं, जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स पे दे सकते हैं, जो हम पेस्टिसाइड्स पे दे सकते हैं, वीडिसाइड्स पे दे सकते हैं. तो अब हमारे लिए क्वेश्चन आता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन में सब्सिडी का क्या इंपॉर्टेंस है. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सब्सिडी. तो इंसेंटिव को इकोनॉमिकली कहा जाता है सब्सिडी. तो टुडे वी स्टार्ट with the important word of subsidy. इन सिंपल में, अगर हम अगर हम बहुत साधारण शब्दों में इसको समझें, तो सब्सिडी का मतलब होता है एक प्रकार से या तो सहायता, राइट, यह सरकार के द्वारा दिया गया डिस्काउंट. डिस्काउंट गिवन बाय और प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट. डिस्काउंट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट. फर्स्ट, सब्सिडी कैसे दी जाती है, मैं आपको बताता हूँ. सब्सिडी का अर्थ होता है सरकार पैसे के रूप में, राइट, प्राइस के रूप में या किसी रूप में सरकार सहायता कर रही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. मान लीजिए कि जो अभी आपके पास जो गैस की टंकी आती है वो आती है 650, सपोज 650 रुपीज़ यू पेड. वो आपके यहाँ गैस की टंकी लेके आता है ना,
आपने उसको 650 दिए, वो आपको बिल देता है 650 का, 650 पे। सरकार कहती है कि हम गैस की टंकी पे सब्सिडी देंगे, आपको सहायता देंगे। तो सरकार के पास जब ये 650 रुपये जाते हैं कंपनी के थ्रू, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत गैस है ना, इंडियन गैस, तो सरकार आपके खाते में, आपके पापा या मम्मी जिनका भी नाम लिखा हुआ है उस एजेंसी में, गैस एजेंसी में, उनके बैंक अकाउंट में 200 रुपीज़ वापस आ जाते हैं, रिटर्न 200 रुपीज़ रिटर्न हो गए। मतलब अब बताइए आपको गैस की टंकी कितने में पड़ी? 450 रुपीज़ की। 200 रुपये सरकार ने अपनी जेब से दिए। किसको दिए? 200 रुपये तो आपको मिल गए, 650 रुपये कौन ले गया? कंपनी वाला। गैस, जिस गैस की है ना, जो गैस आप कंपनी के लाए थे आपने, भारत, इंडियन, रिलायंस, तो कंपनी ने तो पूरे 650 लिए, लेकिन सरकार ने आपको 200 रुपये अपनी जेब से आपके खाते में डाले कि आपको 450 रुपये की टंकी पड़े। बिकॉज द गैस, द सिलेंडर इज नेसेसरी फॉर द मिडिल क्लास, लोअर क्लास, पुअर क्लास। तो सरकार ने कहा हम आपको सहायता देंगे, सब्सिडी देंगे। आप 650 की नहीं खरीद सकते हो तो आप 450 की, हम आपको 200 रुपये सब्सिडी देंगे। हो सकता है कभी सब्सिडी 190 रुपये की आती है, कभी सब्सिडी 210 रुपये की आती है, 10-20 रुपये कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस सब्सिडी से क्या फ़ायदा हुआ? हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को एक गैस की टंकी 450 रुपये में पड़ी। पहले क्या होता था? आप बोलेंगे सर डायरेक्ट 450 रुपये क्यों नहीं? पहले क्या होता था, ये लोग किसी और नाम से बिल काट देते थे, फर्जी बिल काट देते थे कि साहब इतनी गैस की टंकियाँ निकली है तो इतने रुपए हमको सब्सिडी के दे दो। तो प्रॉपर व्यक्ति तक सब्सिडी नहीं। अब जो टंकी लेगा उसी को सब्सिडी मिलेगी, उसी के अकाउंट में, तो सीधा काम हो गया। सो मोदी गवर्नमेंट स्टार्टेड ऑनलाइन सिस्टम। सो सब्सिडीज केवल, ये तो मैंने एग्जांपल दिया गैस की टंकी, सब्सिडीज आर प्रोवाइडेड स्पेशली इन एग्रीकल्चर सेक्टर। सब्सिडी आर प्रोवाइडेड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर हम सब्सिडी सहायता की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे पहले फर्टिलाइजर मिलती है कि मान लीजिए किसी खाद की एक बोरी की कीमत 1000 रुपये है, राइट। उसके किसान के पास जो राशन कार्ड है और जो उसका किसान क्रेडिट कार्ड है या जो भी उसने अपने को एनरोल्ड करा रखा है लोकल गवर्नमेंट में, उसको 350 रुपये कम हो जाएंगे, यानी 650 रुपये की उसको एक बोरी फर्टिलाइजर की पड़ेगी। जबकि मार्केट में उसकी कीमत 1000 रुपये, लेकिन किसान से सिर्फ 350 रुपये लिए जाएंगे, वो भी उस किसान से जिसके पास एनरोल्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड है या कोई ऐसी पहचान है कि ही इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज ए गवर्नमेंट फार्मर। सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर, सब्सिडी ऑन पेस्टिसाइड्स, सब्सिडी ऑन weedicides, even subsidy on irrigation, agriculture sector. So whenever you are providing subsidies on modern technology, some economists believe that after some time we should not give subsidy. कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि सब्सिडी बंद कर देनी चाहिए और अगर चालू रखना है तो केवल एग्रीकल्चर सेक्टर, कुछ वो भी सब किसानों पे नहीं, जो गरीब किसान हैं जिनको आपने लेबल्ड कर रखा है, चिन्हित कर रखा है, मार्क्ड कर रखा है, उन्हीं के साथ आपको सब्सिडी देनी चाहिए। क्योंकि अगर सब्सिडी हम देते हैं तो स्वाभाविक है, अगर सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है इट मीन्स दैट गवर्नमेंट अपनी जेब से दे रही है। तो गवर्नमेंट खुद तो नोट बनाती नहीं है, वो आपसे और हमसे टैक्स लेकर ही कर रही है। कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ जाएंगे, कहीं ना कहीं आप पे और हम पे बर्डन बढ़ जाएगा, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली टैक्सेस बढ़ जाएंगे। उस टैक्स को सरकार कुछ हिस्सा सब्सिडी में देगी। यदि सब्सिडी बंद हो जाएगी तो स्वाभाविक है सरकार पे बर्डन बंद हो जाएगा। अब 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिस्ट आर देयर, 2 प्रकार के इकोनॉमिस्ट। कुछ लोग मानते हैं कि सब्सिडी होना चाहिए, कुछ लोग मानते हैं कि सब्सिडी नहीं होना चाहिए, एंड फ्यू बिलीव्ड दैट सब्सिडी शुड बी ऑन वेरी लिमिटेड। सो
हमारे बुक में तो ऐसा कुछ नहीं दिया है कि क्या होना चाहिए, केवल उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए। बट वन थिंग इज दैट अकॉर्डिंग टू यू एंड मी, सब्सिडी शुड बी ऑन फ्यू गुड्स, कुछ गुड्स पे ही सब्सिडी होना चाहिए, बाकी पे सब्सिडी सरकार न दे तो ज़्यादा अच्छा। अगर हम देखते हैं कि सब्सिडी की वजह से यदि किसान को प्रॉफिट बढ़ जाता है तो धीरे धीरे ग्रेजुअली स्लोली सब्सिडी कम कर दी जानी चाहिए। पहले 200 रुपये, फिर 190, फिर 150, फिर 100, एकदम हटा लेंगे तो किसान को भी नुकसान होगा। सो वी कैन दैट स्लोली ग्रेजुअली वी कैन रिमूव और वी कैन सस्टेन द सब्सिडी। आफ्टर सब्सिडी दैट इज प्रिविलेज, फिर कह रहा हूँ ये प्रिविलेज होती है, सहायता होती है, ऐड होती है गिवन बाय गवर्नमेंट टू द कॉमन पीपल और फार्मर्स। इवन समटाइम सब्सिडी इंडस्ट्रियल्स को भी दी जाती है, लेकिन उनका जो परसेंटेज होता है वो अलग होता है। सो सब्सिडी, आफ्टर सब्सिडी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइस एज ए सिग्नल। क्या प्राइस समाज में किसी प्रकार का सिग्नल है, किसी प्रकार का चिन्ह है, क्या साइन है, कोई सिंबल है? यस, हम कह सकते हैं यस, प्राइस वर्क्स एज सिग्नल। आप लिख सकते हैं प्राइस वर्क्स एज सिग्नल। क्यों और कैसे? देखिए, whenever the price of petrol rise, price of petrol, it means that यहाँ गवर्नमेंट को कोई बहुत फायदा नहीं है, गवर्नमेंट को कोई बहुत फ़ायदा नहीं है पेट्रोल के दाम बढ़ाने से। एक तो गवर्नमेंट की जो साख है, जो क्रेडिबिलिटी है वो कम होती है, क्योंकि लोग हमेशा हाय हाय करते हैं कि गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ा दिया, प्राइस बढ़ा, तो गवर्नमेंट को भी कोई मज़ा नहीं आता प्राइस। इट मीन्स दैट प्राइस गोज हाई लेट ऑफ प्रोडक्ट। पहला, या तो प्रोडक्ट की कमी है इसीलिए तो प्राइस हाई जा रहा है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, लेक ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कमी है। और इन इंटरनेशनल मार्केट, अंतरराष्ट्रीय बाजार में उस प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई है, इसीलिए सरकार भी उसको हाई रेट में खरीद रही है, इसलिए हाई रेट में बेच रही। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्राइस एक सिग्नल है कि अब प्याज के भाव बढ़ जाते हैं, तो इसलिए नहीं बढ़ते हैं कि सरकार को मज़ा आता है, इसलिए बढ़ते हैं कि उन दिनों में कहीं ना कहीं प्याज की कमी हो जाती है। खासकर आप देखना नवंबर और दिसंबर में जाता है प्याज का भाव भाई। क्यों जाता है? उन दिनों शादियां रहती हैं, ठीक है, ठंड रहती है, फूड की अवेलेबिलिटी ईजी रहती है, सब्जियां, लेकिन प्याज बहुत ज़रूरी होने की वजह से शादियों में भी, है ना, पार्टियों में और डेली रूटीन में प्याज की कमी होती है। उस समय प्याज एकदम प्रोडक्शन होता नहीं है, पुराना प्याज जिसके पास रखा हुआ है बरसात में आधे से ज़्यादा तो सड़ जाता है, तो वो अपनी कीमत निकालने के लिए जो बचा हुआ प्याज है उसको हाई प्राइस पर बेचता है। इसका मतलब प्राइस एज ए सिग्नल कि उस प्रोडक्ट की कमी है। अब हमारे लिए दो चीज़ हो सकती है, या तो हम प्राइस एज ए सिग्नल ये देखें कि भाई हमको इस प्रोडक्ट को कम से कम यूज़ करना है, ठीक है, हम बिना प्याज के मर थोड़ी है, कम यूज़ करें। या दूसरा, वी शुड मूव टूवर्ड्स सब्सटीट्यूट। हमको प्राइस बताता है कि वी शुड मूव टूवर्ड्स सब्सटीट्यूट, हमें सब्सटीट्यूट ढूंढना है। जैसे आपने कहा सर पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, डीजल की कीमत बढ़ रही है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियाँ निकली है उनकी ओर स्विच ओवर करें, बायोडीजल से जो गाड़ियाँ चलती हैं उनकी ओर स्विच ओवर करें, राइट। या हम कोई ऐसा सब्सटीट्यूट लें जैसे जापान में कर रखा है, चाइना में, कि वो वीकली इधर हम मंडे और वेंसडे एक डिपार्टमेंट के लोग पूरे लोग साइकिल चलाते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से लेके उस डिपार्टमेंट के चपरासी तक पूरे देश में जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो लोग साइकिल चलाते हैं। तो ऑब्वियसली जिस दिन हम साइकिल चलाएंगे उस दिन का पेट्रोल का खर्चा बचेगा, पूरे देश का खर्चा बचेगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के आपको
सब्स्टिट्यूट ढूंढना होंगे कि आप जैसे लोहा कम होता जा रहा है तो आप बोलते हैं सर हम एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं, लकड़ी कम हो रही है तो आप प्लास्टिक का कोई यूज़ करते हैं या कोई सस्टेनेबल प्रोडक्ट। ऐसा भी नहीं है कि जिसकी वजह से आपकी पर्यावरण को नुकसान हो, एनवायरनमेंट शुड नॉट बी डैमेज, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम उसका सब्स्टिट्यूट। तो प्राइस जब भी बढ़ेगा आप मान के चलिए कहीं ना कहीं एक सिग्नल है कि या तो वो प्रोडक्ट का प्राइस हाई है इंटरनेशनल मार्केट में, या वो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कम है, राइट, और डिमांड ज़्यादा है, तो आपको कहीं ना कहीं उसका बेस्ट सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा। अब बात होती है हमारी सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट आप कैसे ढूंढ सकते हैं? आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल। ड्यूरिंग 1950 67.5% शेयर 67.5% शेयर occupied by primary sector in GDP. 1950 67.5% share occupied by primary sector in GDP, and in 1990 that reduced up to 64.90% शेयर। तो फर्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो 67.5 एंड 64.9। ओके, आफ्टर आई हैव रिटन दिस, अब हम बात करते हैं हमको इनसे क्या सिग्नल मिल रहे हैं। फर्स्ट, प्राइमरी सेक्टर रिड्यूस्ड, प्राइमरी सेक्टर रिड्यूस्ड। चलिए मैंने लिखा प्राइमरी सेक्टर शेयर, द सेक्टर ऑफ शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर, शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर रिड्यूस्ड। ओके, अंडरस्टूड, मान लिया मैंने। 67 64 अप्रोक्सीमेटली 2.5 है ना, 2 से 2.5% का डिफरेंस है। स्टिल एक बहुत बड़ा भाग, अ बिग शेयर, ह्यूज शेयर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वर्क इन प्राइमरी सेक्टर। आप देखिए 64%, इसको आप 65 ले लीजिए, 65%, तो बचा कितना? 35%। दैट पर्टिकुलर 35% शेयर शेयर्ड बाय सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। इसका मतलब इन 50 सालों में, 40 साल, 1950 टू 1990, इन 40 सालों में हम इस शेयर को 35% के शेयर, आप इसको आधा आधा ले लो, है ना, 50-20 लो, इसको 20% ले लो, सॉरी सेकेंडरी सेक्टर को 15% ले लो और इसको 20% ले लो। यानी 1950 से 1990 40 सालों में टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट या जीडीपी शेयर एब्जॉर्ब नहीं कर पाया प्राइमरी से। प्राइमरी अभी भी ज़्यादा है, सेकेंडरी अभी भी उसी के आसपास घूम रहा है, टर्शरी उसी के आसपास घूम रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है हमको, ये बता रहा है, ये सिग्नल दे रहा है कि आपने अभी तक 40 सालों में न तो सेकेंडरी सेक्टर इम्प्रूव करा, न टर्शरी सेक्टर इम्प्रूव करा, तो अभी भी लोग कहाँ काम कर रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर। इसका मतलब अभी भी बर्डन कहाँ है? प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। अभी भी हमारे पास आँख खोलने के लिए समय है कि हम स्लोली ग्रेजुअली सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना इम्प्रूव करें, इसमें सब्स्टिट्यूट निकालें कि प्राइमरी का शेयर धीरे 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 कहाँ? सेकेंडरी और टर्शरी। 40 सालों में 2 से 3% शेयर ही कम होता है और वो किस में बढ़ता है? सेकेंडरी और टर्शरी में। इट मीन्स दैट इट्स ए रेड सिग्नल टू द इकोनॉमी। ये एक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रेड सिग्नल है कि हम इन 40-50 सालों में इन 2 सेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर ही नहीं पाए। इन 2 सेक्टर्स को हम पर्टिकुलर शेप दे ही नहीं पाए। हम इन 2 सेक्टर्स को बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दे नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है।
कहीं ना कहीं हमारे लिए ये एक जो है ना प्राइस एज ए सिग्नल, ऐसे जीडीपी एज ए सिग्नल, बार बार मैं कह रहा हूँ जीडीपी सिग्नल होती है किसी देश का कि उस देश की प्राइमरी कैसी है, उस देश की सेकेंडरी कैसी है, पिछले साल के हम बार बार कंपेयर कर रहे हैं। देखिए कंपेयर करने से आपकी आँख खुलेगी कि सर अभी भी हमारे पास बहुत बड़ा एक हिस्सा बचा हुआ है, ह्यूज पार्ट इज लेफ्ट येट वी हैव नॉट टच्ड, अभी तक हमने उसको छुआ नहीं है। हमें इस दो सेक्टर्स पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इन दो सेक्टर्स पे हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। नाउ आई विल गो थ्रू विथ कंपैरिजन। अगर आप कंपैरिजन देखते हैं इट वुड बी इजियर फॉर यू, बहुत इजी हो जाएगा। मैंने यहाँ लिया एग्रीकल्चर सेक्टर, मैंने उसके नीचे लिया इंडस्ट्रियल सेक्टर, और उसके नीचे मैंने लिया सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर मेरा एग्रीकल्चर था 72.1%, ये रिड्यूस होके हो गया 66.8%। ओके, जस्ट गिविंग डाटा है ना। एज वेल एज इंडस्ट्रियल सेक्टर 10.7% था, 10.7%, ये बढ़ के 12.7% हो गया। मेरा सर्विस सेक्टर, जिसको हम बेसिकली टर्शरी सेक्टर से जानते हैं, 17.2% था, ये बढ़ के 20.5% हो गया। नाउ डिस्कस। ओके, आप कोई भी ईयर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप 1960 ले लीजिए, 1990 ले लीजिए, आपकी आंखें खुल जाएगी कि सर 10 to 12%, ओनली 10 to 12, ओनली 2% इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर कितना बढ़ा, +2%। ओके, 20.5 माइनस 17.2, 5 में से 2 गए 3 है ना, 20 में 17, 3.2, सिंपल। सो 3.2% शेयर बढ़ा। टर्शरी सेक्टर का, एंड 72.1 माइनस 66.8, दिस इज 11 minus 8, 3, and carry on 1, 11 minus 6, 5, 0, 5.3%, minus 5.3% डिग्रो हुआ, अदरवाइज ये ग्रो हुआ। इन दोनों की ग्रोथ अकेले डिग्रो के बराबर होना ये चाहिए था। गवर्नमेंट शुड प्रिपेयर इन सच ए वे, गवर्नमेंट को इस तरीके से प्लान करना चाहिए था कि ठीक है आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर है, आप एकदम एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सर्विस नहीं बढ़ा सकते, बट स्लोली ग्रेजुअली 1960, 65 5 साल, एक 5th ईयर, 70 दूसरी, 75 तीसरी, 80 चौथी, 85 5वीं, 90 6th 5th ईयर प्लानिंग। 60 से 90 कितने साल होते हैं, लगभग 30 साल। कितनी प्लानिंग हुई, 6 प्लानिंग हुई, 6 5 से 30, 6th 5th ईयर प्लान, 6 प्लान आप बना सकते थे। धीरे 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 आप शिफ्ट करते, ग्रेजुअली शिफ्ट द बर्डन फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, या इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ने दो, कोई बात नहीं, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर को बढ़ने दो या रिटेन सस्टेन रहने दो, कम से कम इन दो को तो बढ़ा दो। क्या पॉलिसी ले सकते हैं, क्या पॉलिसी होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेक्टर की, इंडस्ट्रियल सेक्टर एटलीस्ट 5 + 8% बढ़ता, मात्र 2% बढ़े। टर्शरी सेक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो कम से कम 5 से 7% बढ़ता, बड़ा सिर्फ 3.2%। तो हम क्या कर सकते हैं, इन डाटा को देखने के बाद हमारे दिमाग में सबसे पहला पॉइंट आता है कि सर फर्स्ट वी शुड गो थ्रू इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो हम पॉइंट नोट करते हैं, अगली हमारे वेबिनार में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मैंने इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसमें अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले दूसरे देशों से माल आता है, दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट। हमारे देश से जाता है एक्सपोर्ट। जनरली एक्सपोर्ट कम होता है, इम्पोर्ट ज़्यादा होता है, ध्यान देना। एक्सपोर्ट कम होता है, इम्पोर्ट ज़्यादा, मंगाते ज़्यादा है।
तो हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में ध्यान रखते जाना, हम ये चेंजेस करते हैं। टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर में हम ये चेंज कर सकते हैं। सो आप कह सकते हैं इसको देखने के बाद हम इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं। हम हमारी तरफ से भी कुछ सजेशन दे सकते हैं कि सर ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, मे बी पॉसिबल, क्योंकि दोज हुआ है फाइनेंस मिनिस्टर और दोज हुआ है जो वित्त मंत्री है, जो फाइनेंस मिनिस्टर, वो भी ह्यूमन बीइंग ही हमारे, वो भी इकोनॉमिक्स पढ़े। ठीक है, हमने थोड़ा लो लेवल का पढ़ा, हाई लेवल का, लेकिन है तो बेसिक, कहीं ना कहीं आएगा तो वही जो हम बोल रहे हैं, 1 और 1 2 ही होता है। सो वी विल गो थ्रू, अगले वेबिनार में हम ये बताएंगे कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को सेट कर सकते हैं। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, हमने वी हैव रिवाइज रिगार्डिंग द सिस्टम ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जीडीपी सेक्टर, ग्रीन रिवोल्यूशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसमें हमने पढ़ा कि ग्रीन रिवोल्यूशन क्यों जरूरी था, किस जगह चालू हुआ, क्या उसका इम्पैक्ट हुआ। उसी के साथ साथ हमने सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ा सब्सिडी क्यों जरूरी है। हमने देखा कुछ इकोनॉमिक्स मानते थे, कुछ नहीं मानते थे। सब्सिडी एक प्रकार का डिस्काउंट होता है जो सरकार के द्वारा अपनी जेब से दिया जाता है, तो सब्सिडी। फिर हमने पढ़ा प्राइस एज ए सिग्नल, तो क्या प्राइस जरूरी है, क्या वो सिग्नल है, क्या कोई कमी होती है किसी प्रोडक्ट की, तो ये सारी चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट वेबिनार, ओके, थैंक यू।